नमस्कार। एजेंडा आज तक के मंच पर स्मृति ईरानी। एक समय था जब शिक्षा की बात होती थी तो भारत को जगत गुरु समझा जाता था। तक्षशिला और नालंदा में पढ़ने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो बात होती है हार्वर्ड की, कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे कर्मठ में से एक समझे जाने वाली और सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और इन्होंने बीड़ा उठाया है भारत को एक बार फिर उसी स्तर पर पहुंचाने का, न केवल अध्यात्म के क्षेत्र में बल्कि संभवतः कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी। अब 19 महीने से आप कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे कम उम्र की हैं। लक्ष्य आपका क्या है और कितना पाया है आपने इन 19 महीनों में अपने लक्ष्य को? अगर आप जो संवाद सार्वजनिक तौर पर होता है शिक्षा को लेकर उसे देखें तो बात पाने खोने तक सीमित नहीं है, आगे बढ़ने का एक संकल्प है। मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऐसा डायनामिक विषय है जिसमें जितना कुछ नया जोड़ा जाए उतना कम है। संसार विश्व भर में हम शिक्षा की दृष्टि से बदलाव प्रतिदिन देखते हैं और हमारा ढांचा जो है उसे इतना परिपक्व करने की ज़रूरत है कि न्यू नॉलेज का समावेश हमारी शिक्षा पद्धति में आसानी से हो पाए। इस करीबन 1.5 साल के सफ़र में कई नई उपलब्धियां, कई नई शुरुआत हुई। पुरानी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मंजिल तक पहुंचाना था, कुछ को पहुंचा पाए, कुछ अभी सफ़र के मध्य में है। लेकिन आप जब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से शिक्षा को देखते हैं तो उसमें रिसर्च टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है और उस दृष्टि से उसे आंका जाता है। आज से 1.5 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या ये संभावना हम देख सकते हैं कि शिक्षा जगत में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित एकेडमिशियंस हैं, शिक्षक हैं, रिसर्चर्स हैं, वो भारत के सरकारी संस्थानों में आकर पढ़ाएं। प्रधानमंत्री जी का सपना ये था कि जिनकी जेब में पैसा है उन्हें ये सुविधा आसानी से मिलती है, क्योंकि वो 7 समुंदर पार जाकर किसी भी एक विदेशी संस्थान में ऐसी वार्तालाप कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा पा सकते हैं। लेकिन वो बच्चा, वो शिक्षक इंटरफेस नहीं कर पाता, बातचीत नहीं कर पाता फॉरेन फैकल्टी के साथ जो सरकारी संस्थानों में रहता है, चाहे वो प्रदेश की यूनिवर्सिटी हो या कोई सरकारी कॉलेज हो। ज्ञान नाम का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया और मुझे कहते हुए हर्ष है कि करीबन 400 से ज़्यादा शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंटरनेशनल प्रोफेसर्स सरकारी हिंदुस्तान के संस्थानों में पढ़ाने आएंगे और आगामी 1 वर्ष में ये संख्या बढ़कर 1000 की हो जाएगी। इसका मतलब जो न्यू नॉलेज हम चाहते हैं, एक्सचेंज, ज्ञान का आदान प्रदान हो, उसको और भी सशक्त करने का ये प्रयास है। 30 वर्षों में पहली बार एक नई शिक्षा नीति आप लाने का प्रयास कर रही हैं। इस नई शिक्षा नीति का मकसद क्या है? आज तक हिंदुस्तान में जब जब शिक्षा से संबंधित नीति बनी है तब कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हिंदुस्तान की किस्मत रही है। और हमारा ये प्रयास था कि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात, तो हमारे लोकतंत्र का, और ये संयोग वर्ष 125वां वर्ष है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन का, जिसको हम मनाते हैं हर्षोल्लास से, और संविधान दिवस भी हमने मनाया। और उस संविधान को अगर परखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि धरातल तक, गांव तक हमारे संवैधानिक ढांचे हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिसी के संदर्भ में चर्चाएं शुरू करने के लिए। आज से 1 वर्ष पहले जब मैंने संभावना को प्रकट किया तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि गांव में कौन बताएगा शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इतने एक्सपर्ट्स ग्रामीण इलाकों में नहीं हैं। लेकिन हमने ये प्रयास किया कि 2,50,000 लगभग विलेज एजुकेशन काउंसिल हैं। हमने कहा हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करेंगे। mygov.in पे हमने सभी गांवों में अपने टेक्नीशियंस को, हमारे कोऑर्डिनेटर्स को भेजकर कैसे वो अपना रेजोल्यूशन शिक्षा की दृष्टि से अपलोड कर सके, इसकी व्यवस्था की। हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, हर राज्य में चर्चा की, और चर्चा मात्र सरकारी ढांचे तक सीमित नहीं रखी। इसमें अभिभावक जुड़े, शिक्षक जुड़े, सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े, कई अंशों में तो छात्र भी जुड़े। सीबीएसई ने एक ऑनलाइन भी एक प्रयास किया कि 15,000 छात्रों ने शिक्षा के प्रति उनका क्या रुझान है, उनकी क्या अपेक्षाएं, ऐसी बातें कहीं। तो और क्या चाहता है देश? मुझे लगता है कि आज देश में 3-4 इच्छाएं प्रकट हुई हैं। एक,
कि हम जब शिक्षा को देखते हैं तो मूलभूत रूप से उसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान की दृष्टि से देखें। आज अगर शिक्षा से संबंधित कोई सवाल करे कि आप शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो कई राज्यों में या कई परिवारों में ये कहा जाएगा कि अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए अच्छी शिक्षा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो चर्चा करेंगे कि अच्छा इंसान बने, इसलिए अच्छी शिक्षा। तो कहीं ना कहीं इसके मध्य में एक समन्वय लाने का प्रयास मुझे लगता है हमारी पॉलिसी में होगा। प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का आह्वान किया है। उस मेक इन इंडिया के सपने को अगर साकार करना है, मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना है, अगर इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, तो आपकी वर्कफोर्स को भी उसी तरह से प्रशिक्षित करना होगा। लेकिन साथ ही मैंने पहले भी कहा है कि मैं शिक्षा को मात्र जीडीपी और इकोनॉमी की दृष्टि से नहीं देखती। आपके एजेंडा के इस प्लेटफॉर्म पर आने से पहले अभी पहली बार राष्ट्र के इतिहास में हमने कला का एक उत्सव मनाया। सभी प्रदेशों के सरकारी स्कूलों से कहा कि आप एक नेशनल कॉज के लिए अपने प्रदेश की कला और संस्कृति का एक प्रस्तुतिकरण कीजिए, compete कीजिए। और मुझे खुशी है कि आज कई राज्यों के सरकारी स्कूल के बच्चे पारितोषिक लेकर जा रहे हैं अपने राज्यों में, लेकिन इस संदेश को भी लेकर जा रहे हैं कि भारत एक संभावनाओं का देश है। हम लोग कई बार ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे 12वीं में पहली बार एक बड़ी परीक्षा देखते हैं और उससे पहले तो हर साल पास हो ही जाते हैं। तो क्या हम भेड़चाल में बच्चों को पास किए जा रहे हैं और क्या इसका असर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है? क्या आप इसको दोबारा सोच रही हैं? मुझे लगता है कि ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शिक्षा को नंबर्स की दृष्टि से देखें और चाहें कि आपकी पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी हो, तो आप नए नए चुनौतियों के साथ साथ समाधानों की ओर बहुत कम बढ़ते हैं। लेकिन अगर मूलभूत आपकी इच्छा ये हो कि परिवर्तन हो ताकि बच्चों को एक बेहतर कल मिल सके, तब कुछ टफ डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डिसीजंस नी जर्क ना हो, इसका भी हमने प्रयास किया है। इसलिए पिछली बार जब हमारी पहली केब की मीटिंग हुई जिसमें राष्ट्र भर के शिक्षा मंत्री उपस्थित थे, उन्होंने कहा स्मृति जी हम आपको पूरा का पूरा समर्थन दे रहे हैं कि आप इन वन वॉइस नो डिटेंशन पॉलिसी को रिवोक कर दीजिए। लेकिन मैंने आग्रह किया कि नहीं, स्टेट्स एक बार फिर एक्सपर्ट्स के साथ बैठें, पूरे राष्ट्र में इसका क्या प्रभाव हो रहा है उसको देखें। और अभी एकेडमिक वर्ष चल रहा है, हम जो भी घोषणा करें उसका कोई बैड साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे छात्रों पर ना हो। इसलिए चर्चा भी एक मुकाम पर तब पहुंचे जब परिवर्तन से एक बच्चे के एकेडमिक वर्ष पर गलत प्रभाव ना पड़े। तो इसका क्या ये मतलब है कि आने वाले वर्ष में बोर्ड की परीक्षा 10वीं की होगी और जो बच्चे अच्छे नहीं करेंगे वो 11वीं में नहीं जाएंगे? मैं आपका एजेंडा समझती हूँ, लेकिन आज तक मैं अपने आप को इसी आंसर तक सीमित रखूंगी कि परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। वो परिवर्तन क्या होगा उसकी घोषणा समय अनुसार सभी राज्यों की सहमति से और समर्थन से होगा। लेकिन इसकी आवश्यकता है। मुझे लगता है एक अभिभावक के नाते, मंत्री के नाते नहीं, अभिभावक के नाते अगर हम देखें तो लर्निंग आउटकम्स में बहुत बड़ा एक हमें गिराव दिखता है। और कई बार ये भी दिखता है कि जहाँ सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल है, वहाँ पर कई टीचर्स ये कहते हैं कि जी मापदंड ही नहीं है, सबको पास ही करना है। तो कई बार टीचर्स भी इतना इंगेज नहीं हो पाते हैं। और मुख्यतः हमने देखा है कि जब वो बड़ी क्लासेस में जाते हैं, कक्षा 9 में जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाए हैं, तो कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कॉन्सेप्ट्स के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो भी इस पे निर्णय हो उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर हो निर्णय करने में, तो हमारी पॉलिटिक्स ना हो, उस बच्चे का भविष्य हो। अध्यात्म की अगर बात करें, आप कुछ समय पहले जिक्र कर रही थी कि बच्चे मेधावी भी हों, जीवन में अच्छा करें, लेकिन एक अच्छे इंसान भी बने। उसके लिए क्या ये जरूरी है कि बच्चे अध्यात्म के बारे में पढ़ें स्कूल में? कुछ समय पहले ये बात भी थी कि गीता के बारे में पढ़ें, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें। क्या इसकी आवश्यकता है? मुझे लगता है बच्चे का पहला स्कूल उसका अपना घर, अपना परिवार है। हम एज पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट नहीं कर सकते, नहीं कह सकते कि चैनल देख के बच्चा बड़ा हो जाएगा, स्कूल बच्चा बड़े करेगा। लेकिन अगर हमें अध्यात्म के बारे में कुछ सिखाना है तो हम नहीं सिखाएंगे, किताब सिखाएगा। हमारे देश ने वो समय भी देखा है जब घर के बड़े बताते थे बच्चों को कि उनकी पारिवारिक और सामुदायिक धरोहर क्या है। इससे मैं रिलीजन को नहीं जोड़ती हूँ, क्योंकि समुदाय और परिवार की दृष्टि से जब कोई बड़ा घर का अपनी धरोहर आने वाली पीढ़ी को देता है तो वो एक पूरा एक समन्वय करके होलिस्टिक बच्चे को व्यू देता है।
तो ये कहना कि आध्यात्म की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से मात्र स्कूल ही काम करे और परिवार का जो जिम्मा है उससे हम परिवार को मुक्त कर दें, एक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है उचित नहीं है। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। इसका मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर समन्वय से काम करते हैं, और करिकुलम स्कूल में क्या पढ़ाया जाए, केंद्र उस पर एक राष्ट्रीय एक मापदंड रख सकता है, लेकिन हर प्रदेश उस मापदंड को, उस फ्रेमवर्क को अपने प्रदेश की दरकार के हिसाब से, क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, उस हिसाब से वो अपने राज्य में प्रस्तुत करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ बैठकर राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी राज्य के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। आपका क्या मत है इस पर, अगर हम भगवत गीता की बात करें? देखिए, मैं अपने बच्चों को गीता का पाठ अथवा उच्चारण ये सब खुद सिखाती हूँ, अपने स्कूल पे निर्भर नहीं करती। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ भली भांति कि मैं जब बोलती हूँ तो आप मुझे एक माँ की दृष्टि से नहीं, एक मंत्री की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैं उस मर्यादा में इस सार्वजनिक मंच पर बात करूंगी। अच्छा, एक प्रश्न माँ से भी है और मंत्री से भी है। कुछ वर्षों में आपके बच्चे भी कॉलेज जाएंगे। स्थिति इस समय यह है कि हम यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट देखें तो 100% कट ऑफ है। माँ का दिल बैठता है और मंत्री क्या करेंगी? बिल्कुल बैठ जाता है। मुझे लगता है कि चुनौती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विस्तार बढ़ाने की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े तो क्वालिटी में कोई भी इजाफा हो, इनफैक्ट नुकसान ना हो क्वालिटी की दृष्टि से, ये सबकी चिंता रहती है। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें। हम प्रयत्नशील हैं कि स्वयं नाम का एक मूक्स प्लेटफॉर्म बनाएं, और उसमें हमने अपनी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IITs, NITs, IIMs, सभी संस्थानों से बात की है। NIOS जो हमारा नेशनल ओपन स्कूल है, वो कक्षा 10 और 12वीं का बोर्ड भी इस प्लेटफॉर्म पर भारत के नागरिकों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराएगा। राष्ट्र भर में हम 1000 एग्जामिनेशन सेंटर स्थित कर रहे हैं, और उन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आप जाकर आपके कोर्स के अनुसार 500 से 1000 की राशि के अंदर अंदर एग्जाम देके अपना सर्टिफिकेट पा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कई बार देखा गया है कि मूक्स बहुत सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मूक प्लेटफॉर्म को अगर आप स्टडी करें तो सबसे ज़्यादा रुझान उस प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तानियों का ही होता है। हमने ये तय किया है कि हमारे जो रेगुलेटर्स हैं UGC और AICT, उनके साथ बैठ के हर इस कोर्स का एक क्रेडिट हो, ताकि वो व्यक्ति जो ऑनलाइन ये पढ़ाई करता है वो उस ऑनलाइन पढ़ाई तक सीमित ना रहे, उस सर्टिफिकेट का इतना मोल हो कि वो ऑफलाइन एक यूनिवर्सिटी या टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी पढ़ पाए। तो जो कहते हैं न्यू फ्रंटियर्स इन हायर एजुकेशन, इस तरफ हमारा प्रयास जारी है। एक बार ये भी कहा जाता है, और कई बच्चे कहते हैं कि हम तो दिल्ली मुंबई में नहीं पढ़ते, तो इन 100% कट ऑफ कॉलेजेस में आना हमारे लिए तो असंभव है, और जहां हम पढ़ते हैं हम हैं बड़े मेधावी किंतु अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो क्या आप शिक्षा मंत्री के तौर पर उन बच्चों को क्या कहेंगी, क्या अंग्रेजी जानना जीवन में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है? मैं एक लड़की से मिली जिसके पिता रिक्शा चालक हैं चेन्नई से, और वो UPSC का एग्ज़ाम देना चाहती थी, अंग्रेज़ी नहीं जानती थी, और उसे सबसे बड़ी चुनौती इस बात की नहीं थी कि वो सब्जेक्ट नहीं जानती थी, उसे चुनौती इस बात की लगी कि जब वो उच्चारण कर रही थी किसी शब्द का तो आसपास बैठे लोग उस पर हंस रहे थे। सो इट वाज नॉट एन इशू ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट, इट वाज मोर एन इशू ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड बाय पीपल अराउंड हर। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक भाषा का संदर्भ है, तो शिक्षा की दृष्टि में हमारे जितने एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, भारतवाणी नाम के एक प्रयास से हमारी कोशिश है कि आगामी 1 वर्ष में सारा हायर एजुकेशन का हमारा रिसोर्स, हमारी किताबें, वीडियोस, ये सब 25 भारतीय भाषाओं में हम पहले उपलब्ध कराएं, और आगामी 3 वर्षों में हम लोग 25 भाषाओं से इसको हिंदुस्तान की 100 भाषाओं में ले जाएंगे, ताकि कम से कम कोई भी प्रांत का कोई भी बच्चा ये ना कहे कि भाषा के अभाव में मुझे वो रिसोर्स नहीं मिला पढ़ाई का जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नौकरी के लिए अंग्रेजी, और दूसरा हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कई लोग ये कहते थे कि मैं फला स्कूल में पढ़कर आया हूँ, प्राइवेट स्कूल में, तो मैं तो सुपरस्टार हूँ, मैं फला स्कूल में पढ़कर आया हूँ, और तुम तो गवर्नमेंट स्कूल के हो आसपास के लोगों को, या तुम तो केंद्रीय विद्यालय के हो। वो जो टैग है, आप केंद्रीय विद्यालय पढ़ चुके हैं?
जी मैं पहली से 12वीं तक, लेकिन वो जो टैग है कि ये गवर्नमेंट स्कूल का है, तो गवर्नमेंट स्कूल का स्तर क्या संभव है इस जगह पर लाया जाए कि लोग गर्व से कहें कि हाँ मैं भी फला गवर्नमेंट स्कूल का देखिए, पढ़ा जो हूं। बच्चे इस वक्त केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की तरह जर्मन तो पढ़ ही रहे हैं, फ्रेंच, स्पेनिश और मैंडरिन भी पढ़ रहे हैं। तो इस दृष्टि से कि कोई अभाव हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई न्यू इनिशिएटिव का अभाव वहाँ पर ना हो। दूसरा, सरकारी स्कूल में जो हमने शुरू किया है वो कार्यक्रम है शाला दर्पण नाम का, जिसमें आपका पेरेंट जो है, अभिभावक जो है, उसे बच्चा जैसे ही स्कूल में जाता है उसे अपने मोबाइल पे अपनी भाषा में एसएमएस मिलता है कि आपका बच्चा आज स्कूल में प्रेजेंट है। ये हमने केंद्रीय विद्यालय से ही शुरू किया था, अब नवोदय विद्यालय और सभी राज्यों की सरकारी स्कूलों में होगा। दिन भर का उसका टाइम टेबल मोबाइल पर उपलब्ध होगा। अगर कोई टीचर नहीं आता तो अभिभावक से माफ़ी मांगते हुए ये मैसेज भी जाएगा कि आज ये वाला सब्जेक्ट, ये विषय हम नहीं पढ़ा पाए। और अगर बच्चे ने कोई टेस्ट दिया है तो उसका मार्क्स या रिजल्ट भी हमारे अभिभावक के पास आएगा। तो ये थोड़ी जो हमारी नई शुरुआतें हैं उससे मुझे लगता है कि जो माइंडसेट, जिस दृष्टिकोण की बदलाव की आप बात कर रहे हैं, उसके प्रति हम अग्रसर होकर इसको एड्रेस ज़रूर करेंगे। लेकिन ये भी कहना मुझे लगता है ठीक होगा कि आज जब हम राष्ट्रीय स्तर पे एग्जामिनेशन रिजल्ट्स की बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल से बेहतर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय बच्चों का ही आउटकम रहता है। तो आप एक केंद्रीय विद्यालय छात्र के नाते गौरवान्वित हो सकते हैं इस बात से। मैं तो हूं ही। एक प्रश्न यहाँ और भी उठता है कि चाणक्य ये कहा करते थे कि शिक्षक प्रलय और प्रगति दोनों शिक्षक की गोद में पलते हैं। शिक्षकों का स्तर कैसे सुधारा जाए, और हम शुरू में बात कर रहे हैं जब बच्चों को स्कूल में भेज ही रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में अच्छी शिक्षा मिल सकती है, लेकिन छोटे गांवों की बात करें, शहरों की बात करें, कई बार टीवी कैमरास जब वहां पहुंचते हैं तो शिक्षक कई सवालों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर दे ही नहीं पाते हैं। अब जनवरी के महीने में, नए साल में, एक नया संकल्प हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल नेशनल मिशन ऑन टीचर्स और ट्रेनिंग का आगाज़ किया बनारस से, और हमारी कोशिश ये है कि अब टीचिंग की जो जितनी भी हमारी चुनौतियां हैं, शिक्षकों की जितनी भी चुनौतियां हैं, उनकी जो अपेक्षा है समाधानों की, इन सब विषयों को लेकर देश के सभी शिक्षा मंत्री और मैं, हम स्वयं बैठें और एक मत से कि हमें किन किन मुद्दों पर बदलाव करना है, संगठित होकर उन मुद्दों पर हम चर्चा करें। जिस चुनौती की आप बात करते हैं कि जब टीवी कैमरास जाते हैं और टीचर बता नहीं पाता, शिक्षक या तो फिर नाम नहीं लिख पाता ढंग से या स्पेलिंग नहीं लिख पाता, ये एक सच है जिससे हम मुंह नहीं फेर सकते। लेकिन चुनौती ये रहती है कि टीचर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, ये सब राज्य सरकारों का अधिकार रहता है। टीचर क्या एग्ज़ाम भर के टीचर बनता है, ये भी राज्य का अधिकार रहता है। लेकिन हमने कोशिश की है कि राष्ट्र भर में जो टीचर्स को भर्ती करने के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या बदलाव आ सके, उसके लिए हमने एक टीम बनाई है। और मैं आशावादी हूँ कि जनवरी के महीने में जब हम सब एक साथ बैठेंगे तो इन सारे विषयों पर हम लोग अपना प्रयास संगठित करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप नेशनल पॉलिसी की बात करते हैं, शिक्षा नीति की बात करते हैं, मैंने करीमगंज में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर से, अभिभावकों से बात की, सबने एक ही बात कही कि अगर आप टीचर की उन्नति उनके क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की उन्नति से जोड़ दें तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो ये सारे विषयों पर एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि जनवरी में एक नया शंखनाद होगा। उस शंखनाद की हम प्रतीक्षा करेंगे। एक सवाल ये भी उठता है कई बार जब हम अपनी पुस्तकों में ये पढ़ते हैं कि तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट थे, या छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो तो माउंटेन रैट थे। तो क्या यही भावी पीढ़ी भी पढ़ेगी, या शिक्षा नीति परिवर्तन लाएगी, या आप परिवर्तन ला सकती हैं? यहाँ परिवर्तन लाने के लिए एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो नई नीति ही निर्धारित करेगी। हम सब व्याकुल हैं कि वो परिवर्तन हो, लेकिन अगर वो परिवर्तन संविधान और कानून की मर्यादा में ना हो तो देश के किसी भी कोर्ट में कोई भी उसे चुनौती दे सकता है। इसलिए मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि परिवर्तन की गति भले ही सार्वजनिक तौर पर तेज़ ना दिखती हो, लेकिन आंतरिक तौर पर हम लोग कई चीज़ों में बदलाव ला रहे हैं। ये सत्य है कि कई किताबों में माउंटेन रैट कहा जाता है शिवाजी महाराज को,
अगर हिंदुस्तान की दृष्टि से देखा जाए तो क्या यही श्रद्धांजलि है उन वीरों को जिन्होंने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी। एक हिंदुस्तानी होने के नाते तो मैं इस बात पर ना गर्व कर सकती हूँ, चिंता व्यक्त कर सकती हूँ, लेकिन एक मंत्री होने के नाते जिस बदलाव की आप अपेक्षा करते हैं वो बदलाव निश्चित रूप से आएगा, इतना वचन आपको जरूर दे सकती हूँ। समय सीमा क्या इसमें हम निर्धारित कर सकते हैं कि अगले एकेडमिक सेशन से जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे? गौरव जी, आज का एजेंडा सिर्फ आज तक सीमित है। आप मेरा एजेंडा तय नहीं कर पाएंगे। हाल फिलहाल में इंटॉलरेंस की बहुत बात चली है कि इंटॉलरेंस इस देश में बढ़ता जा रहा है। आपकी सरकार आने के बाद तो मतलब ऐसा इंटॉलरेंस बढ़ा कि लोगों ने अवार्ड्स वापसी शुरू कर दी। नयनतारा सहगल से शुरू हुआ और फिर वो सिलसिला बढ़ता गया। क्या कहेंगे आप अब इंटॉलरेंस पर? मैं इतना ही कहूंगी कि हम देश की ऐसी चुनौतियों को अगर इन पलड़ों से आके, जिसमें राजनीति ज़्यादा भारी पड़ती है, तो वो देश के साथ न्याय नहीं होगा। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये भी आपको याद दिलाऊं, और याद इसलिए दिला रही हूँ क्योंकि आपके चैनल पर वो खबर चली नहीं थी, कि एक वक्त ऐसा भी था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और एक गांव को, जिसमें मुख्यतः हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई और बहन थे, उन्हें घेर कर गोलियों से भूना गया। तब किसी ने अवार्ड वापस नहीं किया था। लेकिन ये भी एक सच है कि लोकतंत्र की नींव ही है कि जिसे जो अच्छा लगे वो अपनी भावना को व्यक्त करे कानून की मर्यादा में। ये भी सच है कि कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने का अधिकार प्रदेश की सरकारों का है। मैं इतना ही कहूँगी कि अगर मुझे लोग जब पर्सनली पूछते हैं टॉलरेंस के बारे में आप कुछ कहिए, तो मैं लोगों से कहती हूँ मैं एक हिंदू महिला हूँ, पारसी से ब्याह किया है, जिन बच्चों को अपनी कोख से जन्म दिया उन दोनों को हिंदू नहीं पारसी बनाया। इससे बड़ा मैं प्रमाण अपने देश को नहीं दे सकती टॉलरेंस का। इंटॉलरेंस कह रहे हैं लोग बढ़ रही है, ये भी कह रहे हैं कि पर्सनल वेंडेटा आपकी सरकार बहुत जबरदस्त निकालती है। मतलब राहुल गांधी अमेठी के हैं, आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं अमेठी में, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना इस समय कस रहे हैं कि ये पर्सनल वेंडेटा जो है ये प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर हो रहा है नेशनल हेराल्ड केस में। इससे बड़ा अपमान हमारे देश के लोकतंत्र का और जुडिशरी का विशेषता नहीं हो सकता। अगर हमें ये लगता है कि देश की जुडिशरी किसी के रहमो करम पर चलती है, किसी के आदेश अनुसार चलती है, तो इससे बड़ा अपमान एक हिंदुस्तान के न्यायालय का नहीं हो सकता। आज जो मैं घटनाएं देखती हूँ नेशनल हेराल्ड केस के संदर्भ में, और जिस प्रकार के बयान राहुल जी दे रहे हैं, उससे राष्ट्र को शायद एक ही संकेत मिलता है कि अगर देश का कानून और न्यायालय गांधी परिवार के सामने घुटने नहीं टेकेगा तो देश का संसद चलेगा नहीं। ये देश के कितने हित में है, यह हर हिंदुस्तानी को सोचना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी या उनकी मां अगर उन्हें अदालत समन करती है, उनका यह कहना है कि ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। सरकार के आप इशारे। यहाँ जितने महानुभाव बैठे हैं देश की राजधानी में, उनसे पूछ लीजिए, क्या देश के न्यायालय किसी के रहमो करम पे आदेश पे चलते हैं? अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और हर हिंदुस्तानी को इस बात का फक्र है। तो चाहे वो कितने भी लांछन लगाएं देश की जुडिशरी पे, लेकिन साधारण हिंदुस्तानी से पूछेंगे तो अपनी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे, स्वतंत्रता पे हर हिंदुस्तानी को नाज है। और क्या आपकी दृष्टि में यह अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है? मुझे लगता है ना सिर्फ मेरी दृष्टि से, सभी हिंदुस्तानियों के नज़रिए से, कि अगर कानून अपना काम करता है तो वो कानून मात्र इसलिए भेदभाव ना करे क्योंकि किसी का एक राजनीतिक साम्राज्य किसी वक्त इस देश में रहा है। तो क्योंकि उस राजनीतिक साम्राज्य को चुनौती दी गई है आपकी दृष्टि में, और वो भी अदालत द्वारा, किंतु उनका यह आरोप है कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एमपी हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी वो सूचित करते हैं कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसा कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर कह रही है। यही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने तो यहां तक कहा कि आपकी पार्टी के चलते वहां इस समय डिक्टेटरशिप आ रही है और डेमोक्रेसी खतरे में है। मुझे लगता है डेमोक्रेसी की सबसे जो एक जीवंत प्रमाण है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। वो जुडिशरी जिसकी पावर को इन्वोक किया गया साल 2012 में,
जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और ये कहना कि एक नागरिक को अधिकार नहीं कि अगर कुछ घट रहा है जो न्याय के विपरीत है उसे देश की कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, ये न्याय का भी अपमान है। अगर अन्याय वो अपनी आंखों के सामने होते देखें तो उनका ये कानूनी और संवैधानिक अधिकार है कि वो न्यायालय के सामने जाकर अपने विषय को रखें। और फिर ये न्यायालय का अधिकार है कि जो तथ्य उनके सामने प्रस्तुत हुए हैं उन तथ्यों में न्यायालय कुछ सही देखता है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस से सहमत नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि न केवल मैं राहुल किसी भी स्थिति में कांग्रेस से सहमत नहीं हूँ। न केवल राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष, बल्कि जैसे वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिटिया का विवाह था उसमें सीबीआई की रेड पड़ी, या फिर और नेताओं को, सचिन पायलट को निशाना बनाया जा रहा है, अशोक गहलोत को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे लगता है ये हम कहीं ना कहीं समझना होगा कि जब कोई भी सीबीआई का उल्लेख नहीं करना चाहूंगी, लेकिन कोई भी प्रशासनीय कार्य होता है तो किसी का शेड्यूल देखकर नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हाई कोर्ट कोई अपना निर्णय देता है तो वो किसी की पर्सनल कंफर्ट देख के देता होगा। न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर आप चाहें जाकर वहाँ पर अपनी अपील को रख सकते हैं और कानून की मर्यादा में न्याय होता है, ये हमारे देश ने देखा है। और ये भी देखा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो कानून से बड़े हों, लेकिन देश के संविधान ने बांध कर उन्हें हकीकत दिखाई है इस देश में कि कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता, कानून की आंखों में सब एक बराबर है। कुछ प्रश्न जनता के भी हैं, हाथ काफी उठ रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ प्रश्न ले लिए जाएं। जी पूछिए। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि सरकारी स्कूलों का स्तर बड़ा है और अच्छा है, तो क्या कारण है कि मंत्री अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में नहीं कराते? भाई साहब, मेरे बच्चे किसी फैंसी स्कूल में नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ इतना भी सत्य है कि संविधान अगर सभी अभिभावकों को, पेरेंट्स को यह अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद के स्कूल में बच्चों को भेजें, तो मुझे लगता है उस अधिकार से किसी बच्चे को वंचित नहीं रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कोशिश हमारी निरंतर है, प्रयास हमारा निरंतर है कि हमारे दायरे में जो जो परिश्रम, जो जो इंटरवेंशन हो सकती है उसके माध्यम से हम सरकारी तंत्र को बेहतर करें, ताकि हमारे जो बच्चे स्कूल आते हैं सरकारी स्कूल में उन्हें ये ना लगे कि दे हैव बीन शॉर्ट चेंज या उनके साथ कोई अन्याय हुआ है। जी पाल मैडम, जो लास्ट ईयर सीबीसीएस ने पॉलिसी डिक्लेयर की क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, बहुत से शिक्षा टीचर्स को ये लगता है कि हर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी होती है सिलेबस बनाने की और नंबर ऑफ पेपर सेट करने की, मगर जो ये पॉलिसी बनाई गई है कि पूरे देश में एक ही प्रकार का सिलेबस पढ़ाया जाएगा सीबीसीएस के माध्यम से और कॉमन पेपर्स फिक्स किए जाएंगे, ये लास्ट ईयर यूजीसी के द्वारा 2015 में किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये क्या यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी में क्या जानकारी गलत है और उसके पास मेरे पास वीडियोग्राफिक एविडेंस है, इसलिए मैं कह रही हूं, जो मैं आज तक को दे सकती हूँ। सीबीसीएस दूसरा इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक प्रश्न मैं और इस प्रश्न का इसलिए ये प्रश्न, ये स्टेटमेंट है और ये गलत है इसलिए क्योंकि मेरे पास स्टेट्स हैं जो मैं आज तक को दे सकती हूँ। यूजीसी ने देश की सभी यूनिवर्सिटीज के साथ जोन वाइज मीटिंग की है, जिसे हमने वीडियोग्राफ किया है। हमने कहा है यूजीसी का काम है मॉडल करिकुलम देना सब्जेक्ट वाइज, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अधिकार है अपनी एकेडमिक काउंसिल में अपने टीचर्स के साथ बैठकर वो लोग अपने ही करिकुलम को डिज़ाइन करें। कोशिश ये है कि करिकुलम में कुछ नयापन हो। कई बच्चे ये कहते हैं कि करिकुलम स्टैग्नेंट है, जो हमारी इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा है उस इंडस्ट्री के अनुकूल नहीं है। कई बच्चे ये भी कहते हैं हम वो पढ़ रहे हैं जो 1980 के दशक में पढ़ाया जाता था, 2015 से उसका कोई सरोकार नहीं। इसलिए हम बार बार आह्वान कर रहे हैं कि करिकुलम का बदलाव का जो निर्णय है वो यूनिवर्सिटीज़ का है। ऑटोनॉमी का मतलब ये भी है कि अकाउंटेबिलिटी हो उन बच्चों के प्रति जो इस आशा के साथ आते हैं कि उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हमने जितनी चर्चाएं की उसमें हमने सभी वाइस चांसलर से जब चर्चा की उसमें विशेष रूप से कहा कि अगर आपको कोई विशेष मदद चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी में आके आपके शिक्षकों के साथ बैठ के चर्चा करके हम कुछ मदद कर सकें, तो हमने ये मैकेनिज्म भी बनाया है। एक प्रश्न ये भी है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी
हम कैसे इनकरेज करें, इनोवेशन को कैसे इनकरेज करें कि विश्व के लोग भारत आके बोले कि भाई वाह, अध्यात्म ही नहीं कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर ये अच्छा काम कटिंग हो एज रहा है। टेक्नोलॉजी में बहुत काम हो रहा है। जो हमारे अनसंग हीरोज हैं रिसर्च और साइंस की दुनिया में, उनका उल्लेख बहुत कम होता है, सक्सेसेस का उल्लेख बहुत कम होता है। बेंगलोर में एक प्रयास चल रहा है, जो लोग शेल गैस से भली भांति परिचित हैं शायद वो जानेंगे। फ्रैकिंग होता है जिसमें करीबन 8 से 9 मिलियन फ्रेश वाटर गैलन्स इस्तेमाल होता है। वो पानी पूरा का पूरा रिसाइकल नहीं हो पाता क्योंकि उसमें ब्राइन रहता है। यूएस में मिजोरी नाम का एक स्टेट है, वहाँ पर जब इस ब्राइन वाले पानी को वापस धरती में डालने की कोशिश होती है तो सेस्मिक एक्टिविटी होती है। लेकिन बेंगलोर में एक प्रयास चल रहा है कि फ्रैकिंग विदाउट वाटर, आउट ऑफ प्योर प्रेशर, ये काम चल रहा है, लेकिन उसकी चर्चा कहीं आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन वो रिसर्च की दृष्टि से बहुत सारे लोगों का एक इंटरेस्ट का विषय है। आप अगर बम्बई जाएंगे, और क्योंकि मैंने देखा है गौरव जी आप डिफेंस से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं आपकी न्यूज़ में, बम्बई में एक बॉम्ब डिटेक्शन यूनिट को बनाया गया है। उसकी कीमत करीबन, हमारी इंस्टीट्यूट ने जो बनाया है उसकी कीमत 50,000 से भी कम है, 10,000 रुपये से भी कम है। कानपुर में ड्रोन्स बनाए जाते हैं, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। इंदौर में एक ऐसा काम हो रहा है जिसमें अगर सीमा पे आप बोल्डर्स रखे जाते हैं तो वो मैप कर सकता है कि वो बोल्डर किसने कब हटाया है। पोजीशन अगर चेंज करने का प्रयास किया जाता है बॉर्डर पे, उसे मैप किया जाता है। लेकिन ये कहानियाँ कभी हेडलाइंस में नहीं आती क्योंकि ये साइंटिस्ट चुपचाप जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अपना प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ऐसे हैं जो टीवी फ्रेंडली, जिनका चेहरा नहीं है इसलिए वो दिखते नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान की सही ताकत उनमें है। आप कटाक्ष काफी तीक्ष्ण करती हैं, लेकिन नहीं, मैं तो बड़े प्यार से बोला। लेकिन बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न पूछने की अनुमति चाहूंगा। आतंकवाद बहुत बढ़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि शिक्षा की अहम भूमिका हो सकती है आतंकवाद को रोकने में। अभी फ्रांस में भी जो बड़ा आतंकी हमला हुआ था, मुंबई की तर्ज पर इस्लामिक स्टेट का हमला था, यह कहा गया कि शिक्षा के जरिए गलत रास्ते पर जाने से लोगों को रोका जा सकता है। उसमें आपकी कोई भूमिका? मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी थी कि ऐसे गंभीर विषय, चाहे वो आतंकवाद से जुड़े हों, चाहे वो हमारी सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी हमारे नेबरहुड की उससे जुड़ी हों, उसे मुख्यतः हायर एजुकेशन की दृष्टि से ही देखा जाता था। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनको मैं सार्वजनिक धन्यवाद देती हूँ कि पहली बार हमने केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि वो संगठन मेरे अंतर्गत आता है, उसमें प्रयास किया कि हमारे जो स्कूली छात्र हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के, वो ऐसे कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से ही सही लेकिन अपनी नेबरहुड की रियलिटीज़ के बारे में जाने, लिखें। वो भारत की राजधानी आए, कल ही मुझसे मिले, और रेंज करता है उनका टॉपिक। हिंदुस्तान और यूएन का आज क्या संबंध है, क्या रेलेवेंस है, उसके बारे में वो पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान की नेबरहुड के बारे में क्या कठिनाइयां हैं, क्या संभावनाएं हैं, उस पे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो हाँ, ये सत्य है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर से भी हिंदुस्तान को प्रोजेक्ट करने की अथवा हिंदुस्तान की पॉसिबिलिटीज़ को चर्चा में लाने के लिए कुछ करना है तो मात्र उच्च शिक्षा नहीं, स्कूली शिक्षा के बच्चों को भी उससे जोड़ना पड़ेगा। जी आप पूछिए। आपने, मंत्री जी ने कुछ लफ्ज यूज किए लाइक मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और गौरव जी ने कहा एक जुमला यूज किया, कोट कहा, प्रलय और प्रगति। प्रलय और प्रगति आ जाता है स्ट्रेट अवे डिजास्टर मैनेजमेंट। आई एम अ कंसल्टेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। मैंने स्कूल्स का ऑडिट किया है और डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट्स का ऑडिट किया है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें स्कूल्स भी आ जाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आ जाता है। 2005 में जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था तो स्कूल्स पे स्पेशली ये टिप्पणी दी गई थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एजुकेशन शुड बी ब्रॉट टू द स्कूल्स। उस वक्त जो करिकुलम बनाया गया था स्कूल्स के लिए, सर संक्षेप में अपना बहुत छोटा, वो आज कंडेंस हो गया है टू एन एक्सटेंट कि जितनी शिक्षा उस वक्त दी जाती थी आज उतनी शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाती। आज की रिक्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है
और ट्रेनिंग बच्चों के लिए उतनी ही कम हो चुकी है। उसके लिए हमारा शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? हमने सभी राज्यों से चर्चा की है। आपने सही कहा कि शिक्षा की दृष्टि से किताबी शिक्षा में कंडेंस्ड वर्जन्स बहुत मिलते हैं स्कूली किताबों में, लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल से सभी राज्यों के सहयोग से हम हर हफ्ते एक ऐसा अंश बच्चे के दिन का रखें जिसमें छात्र जो है वो अपने समुदाय के बारे में, समुदाय में जो लोग योगदान देते हैं उनसे परिचर्चा के माध्यम से कुछ रियलिटीज़ को, कुछ चुनौतियों को समझे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी उसका एक अंश होगा। ऐसे एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का हमारा प्रयास है जिसके माध्यम से जो स्पेशलिस्ट हैं, मान लीजिए कोई आर्मी का ऑफिसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, इन सब के साथ छात्रों की व्यक्तिगत स्कूल में वार्तालाप कराएंगे। और मुझे यकीन है कि आपका जो सुझाव है डिजास्टर मैनेजमेंट का, किताबों से ऊपर उठ के जब इंटरपर्सनल चर्चाएं होंगी छात्रों के साथ, इस एक विषय को भी उसमें हम समाविष्ट कर सकते हैं राज्यों के सहयोग से। वी शैल डू बोथ सर। स्मृति जी, हाथ बहुत उठ रहे हैं किंतु समय के अभाव में अगर आपकी अनुमति हो तो एक आखिरी प्रश्न ले ले। जी जी, पूछिए अपना प्रश्न। अपने स्कूल के बच्चों के बारे में, जो शिक्षा के बारे में बात की, मैं उस पर ही वापस आना चाहूँगा। यहाँ पे जो गैदरिंग है, मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं। जब आपने अपने बच्चों के बारे में फैंसी स्कूल्स बोला, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहूँगा वो किस स्कूल में है, किस स्कूल में नहीं है, बट उस पर्टिकुलर द majority of people are forced to send their children to these government schools. और जो पेरेंट्स थोड़े भी से भी कॉन्शियस हैं, वो अपना पेट काट के अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पब्लिक स्कूल्स को दे रहे होते हैं एज फी टू कॉम्पनसेट फॉर देयर चिल्ड्रन टू गेट गुड एजुकेशन। एक कंट्री और एक स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक एज अ फंडामेंटल a child should get education. If he is to be a responsible citizen in the future, he should get good education. और Thank you, sir. You made your point, sir. No, Thank I you very just want much. to respond to the gentleman. and it just moves one step forward to the teachers. If these teachers are well paid and they are not concentrating towards their tuitions, the whole atmosphere on the schools, on education side will change and we'll get a different generation Sir, in the the coming biggest years. misconception, let me, वैसे आज तक पे हिंदी बोलने का फरमान जारी होता है, जी, जी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी the biggest misconception about teacher salaries is teachers in government schools are paid far more than teachers in private schools. ये भी कहना उचित होगा कि मैं स्वयं मंत्री होने के नाते पेरेंट की चॉइस को कभी जज नहीं करती। ये पेरेंट का अधिकार है कि वो अपने बच्चे को कहाँ, कब, क्या पढ़ाने भेजे। लेकिन ये भी सत्य है कि हाँ, कई पेरेंट्स, अभिभावक मजबूर होते हैं अपने बच्चे को अपना पेट काट के एक बेहतर स्कूल में भेजने के लिए। जब हम अभिभावक से पूछते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से बेहतर क्या है, तो अभिभावक कहता है जी अगर मेरी सरकारी स्कूल में आप बच्चे को स्पेनिश पढ़ाएं तो वो जो प्राइवेट स्कूल में जाता है मेरा बच्चा उसकी बराबरी कर पाएगा। इसका प्रावधान हमने किया है। बच्चे से पूछते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ऐसा क्या है जो तुम चाहते हो तुम्हारी सरकारी स्कूल में हो, तो बच्चा कहता है कि भाई प्राइवेट स्कूल में मैं देखता हूँ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ उनकी वार्तालाप बहुत होती है। हाल ही में ब्रिटेन के साथ हमारी बायलैटरल हुई जिसमें मैंने एक निवेदन किया जिसे स्वीकारा गया। मैंने कहा कि जब हम इंटरैक्शन करते हैं ब्रिटिश स्कूल्स और इंडियन स्कूल्स के साथ, अब तक मुख्यतः वो इंटरैक्शन प्राइवेट स्कूल्स तक सीमित है, लेकिन मैं चाहूँगी कि अब वो इंटरैक्शन हमारे जो ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं उन स्कूलों के साथ हो, सरकारी स्कूलों के साथ हो। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया और अब जब ब्रिटिश स्कूल्स और हिंदुस्तानी स्कूल्स के बीच में बातचीत होगी उसमें बहुत बड़ा अंश सरकारी स्कूल के बच्चों का भी होगा। स्मृति जी, आप एजेंडा आज तक पर आई, भावी भारत के निर्माण की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश ऑल द बेस्ट। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So guys, do you know why he's Kukkar Kamalda?
because he's a Delhi boy.